डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है हैंडलिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करेंगे। कंटेंट्स में हम टाइप्स ऑफ ऑडिट्स देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट्स, इंफॉर्मेशन ऑन ऑडिट्स, प्लांट प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट्स और ऑडिट रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट्स किस किस टाइप की होती है? तो रेगुलेटरी ऑडिट्स होती है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स होती है और कस्टमर ऑडिट्स होती है। रेगुलेटरी ऑडिट्स किसको बोलते हैं हम? रेगुलेटरी ऑडिट हम उनको बोलते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एफडीए द्वारा की जाती है, या आपके जो स्टेट की एफडीए ऑडिट करती है, या सीडीएसईओ से जो ऑडिट होती है हमारे इंडिया में, या जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जैसे यूएस एफडीए की ऑडिट होती है, यूरोपियन यूनियन की ऑडिट होती है, या और किसी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहाँ की जो एजेंसी है वो अगर ऑडिट करती है तो हम उसे रेगुलेटरी ऑडिट्स बोलते हैं। देन थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट में जो न्यूट्रल एजेंसी होती है वो हमारी ऑडिट करती है और वो किसी के बिहाफ पे हमारी रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बाद में है कस्टमर ऑडिट्स। तो कस्टमर ऑडिट्स क्या होती है? कस्टमर ऑडिट्स जैसे हम किसी के कस्टमर है तो वो हम लोगों के आके ऑडिट करेगा, वेंडर ऑडिट जिसको बोलते हैं, कि हम उसके नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लायंट है या उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सटर्नल ऑडिट्स होती है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट्स, की ऑडिट्स हम करते क्यों हैं? तो सबसे पहले तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किस तरह से है कि अगर किसी भी कंपनी को कोई लाइसेंस ग्रांट करना है या किसी भी कंपनी को कोई चीज़ का एंडोर्समेंट देना है, तो वो जब तक के रेगुलेटरी बॉडीज़ आके जो उसके नॉर्म्स है, जीएमपी के नॉर्म्स है, उनको इंश्योर नहीं करेगी कि वो कंप्लायंस में है, या और भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके कंप्लायंस जब तक इंश्योर नहीं करेगी तब तक के उसका इंडोर्समेंट या उसका अप्रूवल नहीं दे सकती है। तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि यानी रेगुलेशन है कि आप पहले ऑडिट कीजिए, ऑडिट में सारा कुछ कंप्लायंस में होता है, देन उसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है। देन जीएमपी कंप्लायंस ऑफ प्लांट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, इसमें शेड्यूल एम और L1 फॉलो होता है, जिसमें आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। तो इसका कंप्लायंस चेक करने के लिए भी ये रेगुलेटरी ऑडिट्स की जाती है। देन प्रोडक्ट कंप्लायंस। जो भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में बना रहे हैं, वेदर वो हमारे फार्माकोपियल नॉर्म्स पे करेक्ट है या नहीं, जीएमपी के नॉर्म्स पे करेक्ट है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लायंस चेक करने के लिए भी ऑडिट्स की जाती है। देन प्लांट अप्रूवल्स। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्लांट जो है यूएसएफडी अप्रूव्ड है, ये प्लांट ईयू अप्रूव्ड है, ये डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है। तो ये अप्रूवल कहाँ से मिलते हैं? ये अप्रूवल्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी रेगुलेटरी बॉडी को कि आइए आप हमारा प्लांट इंस्पेक्ट कीजिए और हमारे प्लांट को अप्रूवल दीजिए, तो उसके रिस्पॉन्स में वो लोग आके ऑडिट्स करते हैं और ऑडिट करने के बाद में प्लांट का सर्टिफिकेशन करते हैं कि ये प्लांट जो है इस पर्टिकुलर नॉर्म्स पे कंप्लाई करता है, और ये आगे बिजनेस के लिए क्लियर करते हैं। देन प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस। तो जब तक के किसी कंट्री का अप्रूवल नहीं हो जाता, जीएमपी अप्रूवल नहीं हो जाता है, तब तक के वहाँ पे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अधिकतर कंट्रीज में और प्लांट का जीएमपी अप्रूवल होने के बाद में देन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके डोजियर सबमिट होते हैं, और डोजियर के कंप्लायंस चेक होने के बाद में फिर आपका प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। बिना प्लांट के अप्रूवल के प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और अगर एडॉक में रजिस्ट्रेशन मिला भी तो भी उसके बाद में फिर आपका प्लांट का इंस्पेक्शन होता ही है। देन बिजनेस एक्सपेंशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जैसे यूरोपियन यूनियन है, या साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है। यहाँ पे हम बिजनेस तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ की जो यूएसएफडीए है या यूरोपियन
नॉर्म्स की जो कंप्लायंस है वो हम फॉलो नहीं कर लेते हैं और उसका सर्टिफिकेशन हमारा हो नहीं जाता है। जब हमारा प्लांट का सर्टिफिकेशन होता है उसी के बाद में हम डोजियर्स वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और वो डोजियर अप्रूवल होने के बाद ही हमारा बिजनेस वहाँ पे चालू हो सकता है। तो जो बिजनेस का एक्सपेंशन है और बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए भी हमें एक्सटर्नल ऑडिट्स फेस करनी पड़ती है। देन प्लांट एंड ग्रुप क्रेडिबिलिटी। प्लांट में लाइसेंस होने के अलावा अगर हमारे प्लांट को अगर अलग अलग कंट्रीज के अप्रूवल्स होते हैं और रेप्यूटेड अप्रूवल्स होते हैं तो हमारे प्लांट का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, पब्लिक में विश्वास बढ़ता है कि ये प्लांट को इतने सारे अप्रूवल्स है और इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज से अप्रूवल है, इतने स्ट्रिंजेंट कंट्रीज से अप्रूवल है, तो डेफिनेटली वहाँ की जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इन कंप्लायंट विद जीएमपी होंगे और सेफ होंगे और इफेक्टिव होंगे। तो इससे आपके प्लांट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और जिस ग्रुप का वो प्लांट है उसकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। देन अगर आपकी ऑडिट्स शेड्यूल होती है तो आपको सबसे पहले ऑडिट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए या पता करनी चाहिए आपको कि किस कंट्री का ऑडिट है, कि कहाँ का ऑडिट है, यूरोपियन यूनियन का है, WHO का है, या फिर आपका यूके का ऑडिट है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, किस कंट्री का ऑडिट है। देन ऑडिटर्स का डिटेल हमें पता होना चाहिए कि कितने ऑडिटर आ रहे हैं, उनके नाम क्या है, उनके डेजिग्नेशंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन भी अगर हमें पता चल सके, क्वालिफिकेशंस या एक्सपर्टाइज क्या है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस कर सकें। देन ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में आपको ये पता होना चाहिए कि कितने दिन का ऑडिट है और कितने लोग आ रहे हैं, और उसके बाद में ऑडिट एजेंडा। तो जनरली जितने भी बड़ी कंट्रीज़ है या रेप्यूटेड कंट्रीज़ है या ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो है वो अपना ऑडिट एजेंडा भेजती है कि उनके ऑडिट एजेंडा में उनका किस वजह से वो ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट में ऑडिट का स्कोप क्या क्या रहेगा। देन पर्पस ऑफ ऑडिट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ऑडिट शेड्यूल हुआ है ये किस चीज़ के लिए शेड्यूल हुआ है। क्या आपके प्लांट को जीएमपी ग्रांट करने के लिए शेड्यूल हुआ है, या आपके प्लांट का जो जीएमपी है उसको रिवैलिडेट करने के लिए शेड्यूल हुआ है, या आपके प्रोडक्ट्स का कुछ नॉन कंप्लायंस आया है उसके वेरिफिकेशन के लिए हुआ है, या आपके नए प्रोडक्ट्स कुछ अप्लाई हुए हैं उनके डेटा वेरिफिकेशन के लिए हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट का पर्पस क्या है। देन जब आपकी ऑडिट शेड्यूल हो गई, ऑडिट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो प्लांट में आपने क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, आइए उसको जानते हैं। सिविल रिपेयर्स क्या क्या है वो हमने लिस्ट आउट कर लेना चाहिए अपनी टीम के साथ में। एपॉक्सी पेंट और कोविंग वगैरह को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से डैमेज अगर है तो उसको लिस्ट आउट करें, और लिस्ट आउट करने के बाद में उसको जल्दी से जल्दी कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, टेम्परेचर, RH और डिफरेंशियल प्रेशर। जनरली जो भी ऑडिट्स होती है उसमें मैक्सिमम जो इश्यूज मिलते हैं वो टेम्परेचर, RH और डिफरेंशियल प्रेशर, स्पेसिफिकली डिफरेंशियल प्रेशर और RH के लिए इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर, RH और डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो वेल विद इन द लिमिट्स है और कोई इशू नहीं है। इंटरलॉक्स की वर्किंग हमने एक बार री इंश्योर कर लेनी चाहिए कि सारे इंटरलॉक्स हमारे बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ये डेली ही करना होता है लेकिन उसको डबल श्योर करना ज़रूरी है। देन HVAC सिस्टम्स आपके सारे इन ऑर्डर है या नहीं है, कहीं पे कोई मेजर मेंटेनेंस वगैरह ड्यू तो नहीं है। सर्विस फ्लोर का क्योंकि ऑडिटर्स राउंड लेते हैं तो सर्विस फ्लोर पे जितना भी जो भी अरेंजमेंट्स है, रूट है, वो आपने वहाँ पे चेक करना होता है। और जब भी हम प्लांट का राउंड लेते हैं तो हर स्टेजेस पे जो क्रिटिकल टैग्स है, स्टेटस टैग्स है, वो सब जगह डिस्प्लेड है या नहीं है, या कहीं पे अपडेशन की ज़रूरत है, तो वो हमने देखना होता है। देन वाटर सिस्टम के इश्यूज, वाटर सिस्टम की वर्किंग को आपने रिव्यू करना चाहिए कि सारा कुछ ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारे कंट्रोल पैरामीटर्स जो है वो करेक्ट है कि नहीं, सैनिटाइजेशन के रिकॉर्ड्स वगैरह सारे करेक्ट है कि नहीं है, और आपका वेलोसिटी, कंडक्टिविटी सेंसर्स बराबर काम कर रहे हैं नहीं, इनका कैलिब्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और फ्लो वगैरह सब बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वाटर सिस्टम में हमने
रिव्यू करके रखनी होती है। क्रिटिकल यूटिलिटीज़ का क्वालिफिकेशन, तो जैसे क्रिटिकल यूटिलिटीज़ में आप कंप्रेस्ड एयर आता है, HVAC और वाटर जिसकी हम बात कर चुके हैं। अगर नाइट्रोजन आप अगर यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो नाइट्रोजन का क्वालिफिकेशन। देन आपके जो फिल्टर्स है, जो टर्मिनल पे फिल्टर्स लगे 0.2 माइक्रोन के फिल्टर्स आपके जो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट वाले इक्विपमेंट पे लगे हुए हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेजर इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन हमारा इनलाइन है कि नहीं है, और किसी का रिक्वालिफिकेशन ड्यू तो नहीं है। जो स्टोरेज एरियाज़ है उनकी टेम्परेचर मैपिंग जो है वो हमने कर रखी है या नहीं कर रखी है, और किसी की टेम्परेचर मैपिंग ड्यू तो नहीं है, ये हमने देखना होता है। देन जो भी हमारे क्रिटिकल एरियाज़ है जो स्कोप में हैं, जो डोसेज फॉर्म हमारे ऑडिट के स्कोप में है, तो वहाँ पे एंट्रेंस के लिए गाउन्स और यूनिफॉर्म्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, और सफिशेंट क्वांटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। हमारे जितने भी वर्कमेंस है, ऐसा तो नहीं है कि वर्कमेंस और स्टाफ के जो गाउन्स और यूनिफॉर्म्स जो है वो डैमेज हो रखे हैं या उसको रिपेयर की ज़रूरत है या नए प्रोक्योर करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हमने इवेलुएट करनी होती हैं। एडमिन की प्रिपरेशन क्या करनी होती है हमने, एडमिन डिपार्टमेंट को भी काफ़ी कुछ प्रिपरेशन करनी होती है ऑडिटर्स के रेफरेंस में। पहले कि हमने ऑडिटर को रिसीव कैसे करना है, कौन रिसीव करने जाएगा, कहाँ पे रिसीव करेंगे और उनको कैसे लेके आएंगे, ट्रैवल का उनका अरेंजमेंट हमने क्या कर रखा है, कितने लोग हैं, कितना उनके पास सामान है, वो हमने एंटिसिपेट करना होता है, और उसी हिसाब से हमारी जो है व्हीकल्स वहाँ पे जानी चाहिए, और उनको हम होटल तक के स्कॉट करके कोई हम या हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव उनको लेके आता है और होटल में उनका चेक इन करवा देता है। देन जनरली जो भी ऑडिटी है उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उन्हें ऑडिट से एक दिन पहले, अगर ऑडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कट से विजिट करके और उनके हालचाल वगैरह उनसे पूछ लेना चाहिए। देन दूसरे दिन जब आते हैं ऑडिटर्स, तो उनको वेलकम करने के लिए फ्लावर्स वगैरह या बुके वगैरह का जो भी इंतज़ाम करके है, वो पहले से ही आपने एक दिन पहले इंश्योर करना होता है कि वो सारा कुछ ठीक है कि नहीं, जहाँ पे वो लोग रुके हुए हैं उनका खाने का इंतज़ाम वगैरह ठीक है कि नहीं, होटल कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि जनरली फॉरेनर विजिटर्स जो होते हैं उनका खाने की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जिस होटल में हम रुकवा रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अब डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या क्या चीज़ें इंश्योर करके रखनी है। साइट मास्टर फाइल हमने देखना होता है कि हमारी रेडी है और साइंड ऑफ है। वैलिडेशन मास्टर प्लान, क्वालिटी पॉलिसी ये हमारी होनी चाहिए। प्लांट स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन जो है वो हमने बना के रखना चाहिए, जिसमें ऑडिटर्स की डिटेल वगैरह सब डाल के रखें, और प्लांट के जो ब्रीफ हाइलाइट्स है वो हम उसमें डाल के रखें। और जो लास्ट ऑडिट अगर उस पर्टिकुलर कंट्री की अगर हो रखी है, तो उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट हमने एक बार रिव्यू करके रखनी चाहिए, और जो हमने कंप्लायंस किए हैं वो कंटिन्यू है कि नहीं कंप्लायंस में, वो भी हमने एक बार देखनी होती है। प्लांट की ड्राइंग्स जो है एक बार हमने रिव्यू करके रखनी चाहिए कि सारी अपडेटेड है या कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं है या कहीं कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। HVAC सिस्टम का क्वालिफिकेशन एंड कंप्लायंस हमने देखना चाहिए। कुछ AHUs को शॉर्टलिस्ट करके हम लोगों ने रख लेना चाहिए। जैसे अगर टैबलेट सेक्शन का अगर ऑडिट है, तो एक कंप्रेशन का, एक ग्रेनुलेशन का, एक कोटिंग का और एक प्राइमरी पैकिंग का, ये AHUs आपने शॉर्टलिस्ट करके रख लेना चाहिए। अगर ऑडिटर अगर अपने मन से अगर कोई AHU का मांगता है तो देन यू डोंट हैव अ चॉइस, बट अगर आपको ऑडिटर बोलता है कि मेरे को किसी ग्रेजुलेशन का दिखाइए, तो आपके पास में ये सारी चीज़ें रिव्यू करके तैयार अगर रहेगी तो इट विल बी इजी फॉर यू। देन वाटर सिस्टम के क्वालिफिकेशन और ट्रेंड्स ये आपके पास में तैयार होना चाहिए। इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स आपके पास में तैयार होना चाहिए। क्रिटिकल यूटिलिटीज़ जैसा हमने बात की थी कि कंप्रेस्ड एयर है, नाइट्रोजन है, तो इनका क्वालिफिकेशन, और अगर इंजेक्शन का प्लांट है तो आप स्टीम का, प्योर स्टीम का क्वालिफिकेशन, वाटर फॉर इंजेक्शन का क्वालिफिकेशन, ये सारा आपके पास में तैयार होना चाहिए। देन क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स। तो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में आपके जैसे RMG हो गया, FBD हो गया, टैबलेट में कंप्रेशन मशीन हो गया या ब्लिस्टर पैकिंग मशीन हो गया, और अगर इंजेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो देन उसमें आपका
ऑटोक्लेव हो गया, DHS हो गया, या टनल है तो टनल की बात हो गई। देन फिलिंग आपके स्टेशंस है, उसमें जो LF है, एरिया का क्वालिफिकेशन, एसेप्टिक एरिया का क्वालिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें आपने देख के रखनी होती है। देन कैलिब्रेशन शेड्यूल आपका तैयार होना चाहिए कि कैलिब्रेशन शेड्यूल आपका साल का कौन सा है और उसका एग्जीक्यूशन इन कंप्लायंस है या नहीं है। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान एंड एग्जीक्यूशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की SOP, ये जनरली देखते ही देखते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रेडी होने चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेरियस एजेंसीज, तो जैसे हमारा पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेडिकल एजेंसीज से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एनालिटिकल लैब से होता है, और कैलिब्रेशन एजेंसीज से होता है, वैलिडेशन एजेंसीज से होता है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हमने चेक करके रखने होते हैं कि ये सारे जो है इन लाइन है और ये सारे हमारे वैलिड है। देन पेस्ट कंट्रोल का एग्रीमेंट, SOP और उसका एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग का SOP, रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन और कुछ लोगों के ट्रेनिंग, चेंज कंट्रोल का लॉग और क्रिटिकल चेंज कंट्रोल्स आपने रिव्यू करके रखने चाहिए। अगर आपको विश पे अगर देते हैं कि भाई आप कोई चेंज कंट्रोल दिखाइए तो आप कौन सा दिखाएंगे, वो आपके पास तैयार होना चाहिए। डेविएशन का लॉग और उसके रिकॉर्ड्स आपके पास में तैयार होना चाहिए SOP के साथ में। मार्केट कंप्लेंट के रिकॉर्ड्स, SOP और कुछ 2-3 मार्केट कंप्लेंट आपने चेक करके रखने चाहिए। क्लीनिंग वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपने रिव्यू करके रखना चाहिए कि करेक्ट है या नहीं है और कंप्लीटेड है या किसी उसमें कहीं कुछ बच रहा है। देन डॉक्यूमेंट्स में आगे कापा है, इनकी सबकी SOP और रिकॉर्ड्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। कापा, रिस्क मैनेजमेंट, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड आउट ऑफ ट्रेंड्स, तो आपने 2 या 3 आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो रिव्यू करके साइड में रखना चाहिए कि अगर आपको आपके विश से अगर OS दिखाने के लिए बोलते हैं तो आप कौन सा दिखाएंगे। देन रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड वर्किंग स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस, हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट और यूसेज, इसका SOP, रिकॉर्ड्स और फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है तो आप फिजिकल भी वेरीफाई करके रखें। होल टाइम स्टडीज़ के रिकॉर्ड, प्रोसेस वैलिडेशन के रिकॉर्ड। देन आपका कल्चर मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कि आपने माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर जो प्रोक्योर किए हैं वो कल्चर्स आपने कहाँ से प्रोक्योर किए, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके आगे सब कल्चरिंग के और 5 पैसेज मेंटेन किए उसके रिकॉर्ड्स। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट ऑफ मीडिया, जो भी मीडिया आपके पास इन्वर्ट होते हैं तो आप उसको इन्वर्ट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं और फिर उसको यूसेज करते टाइम पे ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट कैसे करते हैं और उसको आगे मेंटेन कैसे करते हैं। देन डिसइंफेक्टेंट वैलिडेशन, डिसइंफेक्टेंट आप कौन से यूज़ कर रहे हैं और आपने उसका वैलिडेशन कर रखा है या नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो उसके रिपोर्ट्स। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, ये आपके अभी तक के जो है प्लांट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स थे। अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है और आपको अगर पता है कि 2 या 4 प्रोडक्ट्स के लिए ऑडिट्स हो रही है तो आपको उन पर्टिकुलर 3 या 4 प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स है जो आपने फाइल किए हुए उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, उनके रेफरेंस में ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखने हैं। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट अप्लाइड नहीं है, केवल GMP ऑडिट है और आपने फिर जो सेक्शंस या जो डोसेज फॉर्म को अप्लाई किया है, जैसे टैबलेट को किया है, कैप्सूल को किया है, इंजेक्शन को किया है या और भी कोई डोसेज फॉर्म किया है, तो हर डोसेज फॉर्म का, हर प्रोडक्ट का आपने ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखने चाहिए। तो उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, स्पेसिफिकेशंस एंड STP, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, MFR एग्जीक्यूटेड बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। जनरली जो MFR एग्जीक्यूटेड बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स है, जिस बैच का प्रोसेस वैलिडेशन होता है उन्हीं का बैच रिकॉर्ड अगर आप निकाल के रखें तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आप प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट दिखाते हैं तो उसके बैकअप में फिर जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मांगते हैं तो फिर डबल ना हो, इसके लिए अगर आप वही निकाल के रखें तो ऑडिटर को भी ईजी होता है और आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होगा। देन एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू वो देखना है। रिजेक्शंस अगर कोई है तो रिजेक्शंस आपको चेक करना है। स्टेबिलिटी डेटा जो है वो आपने एक्सेलरेटेड एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिव्यू करके और रखना चाहिए। API स्पेसिफिकेशन और रॉ डाटा, उसमें जो भी API आपका यूज़ हो रहा है तो उसमें API का 1 या 2 बैचेस का आपने डेटा रिव्यू करके साइड में रखना चाहिए। देन ऑडिट की आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती है,
तो आपने सब इंश्योर करना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हम बात कर रहे थे वो सारे के सारे साइंड और कंप्लीटेड हो, इसमें कहीं कोई चीज़ छूट ना रही हो। आपका जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल के पास में ही आपको एक एरिया या एक रूम आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, जहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, प्लांट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स या और भी किसी तरह के रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने आइडेंटिफाई करके और अरेंज करके रखना चाहिए। और वहाँ पे एक या दो लोगों को, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को वहाँ पे उसका चार्ज देना चाहिए, जिनको पता हो कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि जब आप ऑडिटर्स से बात करें तो आप उसी हिसाब से बात कर सकें। देन मॉक ऑडिट शैल बी डन टू प्रिपेयर द पर्सनल ऑन द फ्लोर। तो जैसे ही आपका ऑडिट अनाउंस होता है, 10 दिन 15 दिन या महीना जो बचता है, तो आपको हर एक आध दिन छोड़ के प्लांट का राउंड लेना चाहिए। तो डेली जब भी आप जाके देखते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करें, जो भी आपका प्लांट के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करें, जो उस दिन आपके साथ में ऑडिट में रहने वाले हैं या ऑडिट में प्रेजेंट रहने वाले हैं। और जिस तरह से ऑडिटर क्वेश्चन करता है आप उसी तरह से उन लोगों से क्वेश्चन करें, ताकि यानी उन लोगों को भी आइडिया हो कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके आंसर भी उनको प्रिपेयर करवाएं। और उसके अलावा हमने जो प्रोडक्ट्स ऑडिट के दौरान प्लान करने होते हैं वो हमारे स्मूथ होने चाहिए प्रोडक्ट्स, ताकि यानी जो सबसे कम प्रॉब्लम वाले प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स आपने ऑडिट के दौरान प्लान करके रखने चाहिए। देन आपके प्रोजेक्टर जो है आप उसको वेल एडवांस में चेक करके और उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी चेक करके और सेट करके रख लें। मस्ट डू इन ऑडिट्स। ऑडिट्स में कोई चीज़ें है जो हमें बिल्कुल करनी चाहिए सफल ऑडिट के लिए। टेक प्रायर राउंड ऑफ प्लांट ऑन द डे ऑफ ऑडिट। तो आपने जिस दिन ऑडिट है उस दिन थोड़ा पहले आके और एक क्विक राउंड पूरे प्लांट का ले लेना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में सारी कुछ चीज़ें आ जाए कि यानी क्या क्या चीज़ किस किस तरह से है, और उससे जो बंदा ऑडिटर को फेस कर रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और अंदर जो लोग हैं उनको भी आप एश्योर करें कि हमारी ऑडिट की प्रिपरेशंस कंप्लीट है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जब आप राउंड लेते हैं तो उस टाइम पे स्टेटस लेबलिंग उस दिन का देख लें कि जो जो चीज़ें जहाँ पे चल रही है उस तरह का स्टेटस लेबलिंग उसका लगा हुआ है या नहीं है। एनवायरमेंटल कंडीशंस चलते चलते देख लें, इंटरलॉक्स वगैरह चेक करने के लिए बोलें, और चेंज रूम्स में आपके ड्रेसेस वगैरह सफिशिएंट अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करवा लें, क्योंकि कई बार बहुत बार ये देखा हुआ है कि ऑडिटर्स और प्लांट पर्सन जो है वो चेंज रूम में पहुंच जाते हैं और जब वहां जाके चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ पे सफिशिएंट ड्रेसेस ही नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर कर लें, और फिर जो ऑडिटी है वो पैनिक कर जाते हैं। हर सेक्शन के लिए एक पर्सन आप पहले से ही असाइन करके रख लें, ताकि यानी उस सेक्शन में अगर कोई भी सवाल जवाब होते हैं तो वही बंदा जवाब दे। और रूटीन के जो कैलिब्रेशंस है, डेली कैलिब्रेशंस आपके जैसे बैलेंसेस के होते हैं डेली कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशंस, और पीएच मीटर्स के होते हैं लैब में, तो ये सारे कैलिब्रेशंस आप इंश्योर कर लें कि सुबह के जो होने होते हैं वो हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। ऑडिटर्स को आप बहुत ध्यान से सुने कि वो क्या बोल रहा है, उसकी आधी बात होते ही आप कुछ बोलना ना चालू कर दें, उसकी पूरी बात कंप्लीट होने दें और उसके बाद में थोड़ा सा समय लें और उसके बाद में जवाब दें। जब भी आप ऑडिटर को जवाब देते हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ पूछी गई है उसी चीज़ का आपने जवाब देना है, न कुछ कम न कुछ ज़्यादा। ऑडिटर से हम कभी भी आर्ग्यूमेंट हमने नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ के लिए अगर डिसएग्री कर रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें बहुत ही प्यार से उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहिए, और अगर वो एक बार में उन्हें नहीं समझ में आता है तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। उस टाइप पे उसमें आर्ग्यूमेंट में हमें नहीं जाना चाहिए ऑडिटर के साथ में। जो प्लांट राउंड का रूट है वो हमने प्री प्लान करके रखना चाहिए कि हम किस तरह से प्लांट का राउंड करेंगे, और जनरली ये प्लांट का राउंड होता है ये मटेरियल मूवमेंट से डिसाइड होता है। जनरली लोग वही फॉलो करते हैं और ऑडिटर्स भी वही फॉलो करते हैं, तो ये हमने प्री डिसाइडेड होना चाहिए। और जो ऑडिटी है, जब भी प्लांट राउंड होता है
तो ऑडिटी को या हम लोगों को ऑडिटर से आगे होना चाहिए, हमारे पीछे पीछे ऑडिटर्स आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबसे पीछे रह गए और ऑडिटर जो है वो एरिया के अंदर चले गए और इधर उधर भटक रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट्स, ये तो सारी ऑडिट की प्रिपरेशन हो गई। अब ऑडिट का अगर एग्जीक्यूशन करना है तो हमने किस तरह से करना होता है, तो आप पहले से प्रिपरेशन करके रखें कि जितने भी की पर्सन है पहले ऑडिटर्स को रिसीव करके उनको जगह पे बिठाएं, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से, और बिठाने के बाद उनको जो भी बुके वगैरह देना है वो बुके वगैरह दें। उनसे चाय पानी वगैरह पूछे कि चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, जो भी बिस्किट्स नाश्ता वगैरह जो भी है वो उनके ऑफर करें। और उसके बाद में जो भी हमारे की पर्सन्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करें, ऑडिटर्स का इंट्रोडक्शन लें। जनरली ऑडिटर्स खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। देन ऑडिट प्लान जो है वो ऑडिटर्स के साथ में डिस्कस कर लें कि और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें कि ऑडिट वो किस तरह से करना चाहते हैं। तो जनरली सबसे पहले जो होता है वो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, वो भी ऑडिटर्स के एग्रीमेंट में होना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर लें कि हम पहले प्लान प्रेजेंटेशन कर लें, देन उसके बाद में जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे करके। तो इस तरह से आपने उनको कम्युनिकेट करना होता है, और वो कम्युनिकेशन होने के बाद में अगर वो एग्री करते हैं तो उस हिसाब से आपने आगे की एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए। देन शॉर्ट प्लान प्रेजेंटेशन जो आपने बना रखा है उसको रन करें, एक बाय वन स्लाइड से रन करते जाए, और अगर कोई सवाल हो तो ध्यान से सुने और जवाब दें। अगर किसी सवाल का जवाब अगर हमें नहीं आता है तो हमें बजाय गलत बोलने के उनसे ये कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसका चेक करके बताता हूँ, तब तक के नेक्स्ट आगे की एक्टिविटी चालू करनी चाहिए। देन एक बार प्लान प्रेजेंटेशन हो जाता है तो आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप देखेंगे वो ऑडिटर से पूछना होता है कि जब तक कि हम प्लांट राउंड लेते हैं तब तक कि आप ये बता दीजिए कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो हम उस तरह से अरेंज करके कॉन्फ्रेंस रूम में लेके आ जाएंगे। देन ऑडिट के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि केवल एक ही पर्सन बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ जो है वो चार चार पांच पांच लोग बात कर रहे हैं, एक बोल रहा है उस दूसरा बंदा उसकी बात काट रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऑडिटर में अगर एक आदमी बोल रहा है तो लेट हिम अलाउ टू फिनिश और उसको समझाने दें। और ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि पहले बोलेगा कौन, कहाँ, किस चीज़ के लिए। देन जब आप ऑडिटर के साथ में होते हैं तो जो भी वो ऑब्जर्वेशंस बताते हैं वो आपने अपने डायरी में नोट करके रखना चाहिए। आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो बहुत ही पोलाइट वे में आपने कम्युनिकेट करना चाहिए। ऑडिटर के साथ में आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं जाना है। और जब भी आप ऑडिटर्स को साथ में होते हैं तो कॉन्फ्रेंस हॉल में एज वेल एज ऑन प्लांट राउंड उनको अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर 2 या 3 ऑडिटर्स होते हैं तो आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए कि आपके कौन से वो 2 या 3 लोग होंगे जो हमेशा ऑडिटर को एंगेज रखेंगे। देन ड्यूरिंग राउंड नीड टू फॉलो द प्री डिसाइडेड रूट। जो हम प्री डिसाइडेड रूट हमारा होता है, अनलेस एंड अनटिल ऑडिटर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। अगर ऑडिटर बोलता है नहीं नहीं मुझे पहले यही करना है तो हमें ऑडिटर के हिसाब से करना होगा। लेकिन अगर ऑडिटर का अगर ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो देन जो हमारा प्री डिसाइडेड रूट है हमने उसी रूट से जाना चाहिए और उसी तरह से उसको आगे बढ़ाना है। देन जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप ऑडिटर को देते हैं तो जस्ट उसके पेज फ्लिप ऑफ करके देख लें कि कहीं कुछ ऐसा तो ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं दिख रहा है। अगर दिखता है तो उसको थोड़ा रुक के बाद में दें। देन आपका एक बार ऑडिट कंप्लीट हो जाने के बाद में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो जाने के बाद में, ऑडिटर्स से कोई प्लांटेशन या किसी तरह का कुछ स्टेटमेंट आपकी कंपनी डायरी में लिखवा लें तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन देता है ऑडिटर्स के ऊपर। और जिस प्लांट का प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस पर अगर ऑडिटर के नाम की अगर तख्ती भी लग जाती है देन
वो ऑडिटर को इम्प्रेस करता है और अच्छा लगता है। देन रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट होने के बाद में जब ऑडिटर्स ने ऑब्जर्वेशन बता दी है तो उसको रिस्पॉन्स हमने कैसे करना चाहिए। तो ड्यूरिंग क्लोजर, जब ऑडिट क्लोज होता है तो उसी टाइम पे जो प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगर हम ऑडिटर्स के साथ में उस टाइम पे ही डिस्कस कर लेते हैं तो ये आसानी होती है कि जब हम कुछ चीज़ लिख के देंगे उसी लाइन पे तो वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो बेटर होता है कि हम उसी टाइम पे उनसे डिस्कस कर ले कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये इस तरह से होगा। अगर वो एग्री करते हैं या वो क्या सजेस्ट करते हैं ऑडिटर्स, तो वो हमने ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है कि हमारा ऑडिट का रिस्पांस जो है वो 1 महीने में होना चाहिए, 2 महीने में, 3 महीने में। जो भी आपका ऑडिट रिस्पांस टाइम होता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके विदिन 50% ऑफ टाइम हम रिस्पॉन्ड कर दें, बहुत ज़्यादा डिले ना हो। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमें मिलते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस इन टोटलिटी हमने रिव्यू कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का ऑब्जर्वेशन किसी एक एरिया के लिए आया है तो उसी एरिया में क्लोज करके छोड़ दिया। पूरे प्लांट के लिए उस तरह के ऑब्जर्वेशंस हम चेक कर लें, अगर जहाँ पे भी है तो उनको हम वॉलंटरली एड्रेस कर लें। और जब भी हम ऑडिट का रिस्पॉन्स दें उनको तो उसके साथ में उसका एविडेंस साथ में लगाएं। अगर कोई एसओपीज़ है तो एसओपीज़ साथ में होने चाहिए। अगर कोई फॉर्म्स वगैरह रिवाइज अगर हमने किए तो फॉर्म्स होने चाहिए। अगर कहीं पे कोई विजुअल चेंजेस किए हैं तो वहाँ के इमेजेस हमने इंक्लोज करनी चाहिए उनके साथ में। और जो ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन हम उस टाइम पे क्लोज नहीं कर रहा है, जो लॉन्ग टाइम टेकिंग है, तो उसके लिए हम टारगेट दे के और उसका रिस्पांस बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक वीडियो प्रेजेंटेशन था एक्सटर्नल ऑडिट्स पे, ऑडिट्स को हमने किस तरह से हैंडल करना चाहिए और कैसे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए ऑडिट्स में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें और लाइक बटन दबाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।